आईने अकबरी को हम एक इतिहास लेखन के स्रोत के रूप में कैसे लेते हैं? जैसे बारंबार पूर्व में कहा गया है कि इसकी महत्ता क्या है, इसके रचयिता लेखक कौन थे, क्यों लिखा गया, इनके लिखने वालों के पीछे क्या उद्देश्य था, इससे हम ये मान सकते हैं कि यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रही। और हमारी जानकारियां भी जो हैं, जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं, वह भी इसी पुस्तक के आधार पर आधारित हैं, आधार पे बनी हुई हैं। निश्चित रूप से इस पुस्तक की जानकारियों के अलावा हमने कुछ मौखिक जानकारियां भी हैं, कुछ अन्य स्रोतों से भी जानकारियां हैं, पर उन जानकारियों को, उन सूचनाओं को आईने अकबरी की दी गई सूचनाओं से मिलान करने पर यदि उसमें सामंजस्य हुआ तभी उन्हें स्वीकार किया गया, यानी आईने अकबरी आधार रहती है। आईने अकबरी के लिखने की जहाँ कुछ दिक्कतें हैं, जहाँ उसकी कुछ समस्याएं हैं, उसको पूर्ण रूपेण स्वीकार करने की हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आईने अकबरी ने पूर्ण कोशिश की है, या उसके रचयिता ने पूर्ण कोशिश की है कि तथ्यात्मक रूप से उसमें दी गई जानकारियां सही हों। फिर भी आपको ये तो मालूम है कि यह पुस्तक आधिकारिक रूप से शासन के द्वारा प्रायोजित थी। शासन के द्वारा प्रायोजित होने के कारण एक और जहां ये सुनिश्चित किया गया होगा कि इसमें दी गई जानकारियां आंकड़ों आदि के मामले में गलत ना हो, इसकी अपनी कुछ बुराई भी हुई होगी, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। पर यह बात तय है कि ये प्रशासनिक सूचनाओं का संकलन है ताकि सुचारू रूप से शासन हो सके। ये तो बहुत अच्छी बात है इस पुस्तक की। दूसरा, ये दस्तावेजों की नकल मात्र नहीं है, यानी केवल ऐसा नहीं है कि दस्तावेजों को केवल उसको उतार दिया गया, उकेर दिया गया, नकल कर दिया गया। प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल ने भरसक कोशिश की कि इसमें दी गई जानकारियां प्रामाणिक रहें, और ऐसा करते हुए उसने निश्चित रूप से बहुत सावधानियां बरती होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं। तीसरी अच्छी बात इस पुस्तक की यह है कि मौखिक विवरणों को शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसका मिलान किया गया होगा, उसकी वास्तविकता की जांच की गई होगी, उसकी सच्चाई को परखा गया होगा, उसकी तथ्यता को गहराई से समझने की कोशिश की गई होगी, और उसके बाद इसको शामिल किया हो गया। आखिर इसीलिए तो एक नहीं बल्कि 5 संशोधन, वह भी बहुत समय तक, लंबे समय तक होने के बाद 1598 में अंततः इसका अंतिम संकलन आया, जो पूर्ण रूपेण प्रामाणिक माना गया शाही पद्धति में। बाद की प्रतियों, इसके बाद एक और जो इस पुस्तक के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि जो बाद की जो प्रतियां बनी आईने अकबरी की, इन बाद की प्रतियों में कुछ गलतियां ना हो, इनसे बचने के लिए जो आंकड़े लिखे गए हैं, जो संख्याएं लिखी गई हैं, उन्हें मात्र अंकों में ही नहीं, शब्दों में भी विस्तृत रूप से लिख दिया गया है। और अंकों को शब्दों में लिखने की प्रक्रिया आज भी चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भरपूर कोशिश की गई होगी उस समय के शासन के द्वारा ये सुनिश्चित करने की कि आईने अकबरी तथ्यात्मक रूप से गलतियों से मुक्त हो। तो ये केवल नकल ना माने, इसे केवल ये मान लें कि यदि उसमें कुछ गलतियां हैं जो हैं, तो ये गलतियां मात्र एक अनजाने में की गई गलतियां होंगी। लेखन में हस्तलिखित होने के कारण कुछ गलतियां हो गई होंगी, लेकिन इन सब गलतियों के बावजूद इस पुस्तक की जो प्रामाणिकता है, इस पुस्तक की जो, इस ग्रंथ की जो महत्ता है, उसमें कोई कमी नहीं आई। इतिहासकारों का भी ये मानना है कि यद्यपि इनके आंकड़ों में कमियां हैं, इनके आंकड़ों में गलतियां हैं, लेकिन
भरपूर ये कोशिश की गई है कि जितने भी सांख्यिकी वाले खंड हैं वहाँ शब्दों में भी लिखा जाए, और उसके बावजूद भी यदि ऐसा है तो इससे कोई इतिहास की महत्ता पर, कोई इसकी पुस्तक की इतिहास की दृष्टि से महत्ता पर कोई कमी नहीं आती। फिर भी कुछ इतिहासकार इस बात को बारंबार कहते हैं कि इस पुस्तक की अपनी सीमाएं भी हैं। पहला, क्योंकि यह शाही प्रायोजना का एक अंग थी, निश्चित रूप से इसमें शाही गुणगान, शाही बखान किया होगा, और शासन के विरोध में जो भी बातें हुई होंगी उसका न्यूनतम जिक्र हुआ होगा, और हो सकता है यह संभव भी है। तो इसकी पहली सीमा तो ये है कि शाही शासन के द्वारा प्रायोजित रचना है ये। दूसरा, इसमें जो जोड़ घटाना वगैरह किया गया है, जैसा मैंने कहा है कि आंकड़े और सांख्यिकी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, बहुत जगह इन जोड़ घटानों में बहुत सी गलतियां पाई गई हैं। कई जगह ऐसी गलतियां मिलती हैं, लेकिन ये बात को पुनः कहना चाहूँगा कि ये गलतियां इतिहासकारों की नज़र में भी मात्र एक अनजाने में हुई गलतियां मानी जाएं, और इससे यह साबित नहीं होता कि यह पुस्तक, यह ग्रंथ कम प्रमाणित हो गया है। उल्टा गलतियां स्पष्ट दिखती हैं, इसलिए यदि हम गलतियों को हटा दें तो बाकी जो जानकारियां हैं वह पूर्ण रूपेण प्रमाणित हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तीसरी समस्या इस पुस्तक के साथ है वो है कि संख्यात्मक आंकड़ों पर यदि नज़र डालें, संख्यात्मक आंकड़ों पर, तो एक तरीके से समानता नहीं मिलती। यानी एक जगह यदि किसी क्षेत्र की जाति का वर्गीकरण कर उनकी संख्या यदि दी हुई है, तो दूसरी जगह ऐसी संभावना है कि इस क्षेत्र की जिसकी संख्या किसी अन्य पन्ने पे दे है, हो सकता है कुछ दूसरी संख्याएं वहाँ दर्ज की गई हों। तो ये जो असमानताएं हैं वो भी एक तरीके से इसकी एक समस्या है, और शायद असमानताओं का कारण ये हो सकता है कि जो जानकारियां इकट्ठा करने की जो पद्धति थी, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसके जो रचयिता वगैरह थे, रचनाकार लोग थे, ये सब एक जगह बैठे रहे होंगे, एक जगह रहे होंगे। ये लोग स्वयं दर दर जाकर जानकारियां इकट्ठा नहीं किए होंगे, बल्कि इन्होंने जानकारियां आमंत्रित की होंगी, और ऐसा आमंत्रित करते समय ऐसी संभावना है कि एक तरह का पैरामीटर, एक तरह की पद्धति नहीं अपनाई गई होगी, इसीलिए ये विषमताएं इसमें दिखती हैं। लेकिन इससे भी ये साबित नहीं होता कि यह पुस्तक कोई गैर प्रामाणिक हो गई, कुछ गलत हो गई। इतिहासकारों ने एक उदाहरण भी दिया है कि जमींदारों की जातियों का विवरण बाकायदा विभिन्न प्रांतों का, जिसे सूबा भी कहते हैं, वह दिया हुआ है, विस्तृत रूप से दिया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से दो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, दो ऐसे महत्वपूर्ण सूबे जो मुगल साम्राज्य के बहुत महत्वपूर्ण अंग थे, बंगाल और उड़ीसा, बंगाल और उड़ीसा में जमींदारों की जातियों का वर्गीकरण और उससे संबंधित संख्याओं का कोई जिक्र कहीं भी आयने अकबरी में नहीं है। अर्थात क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आंकड़े, जाति संबंधी आंकड़े अपूर्ण हैं। तो इस प्रकार कुछ इतिहासकारों का कहना है इस तरह की अधूरी सूचनाएं इस ग्रंथ की समस्या है, इस ग्रंथ की सीमा है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का कहना है कि इन सीमाओं को मद्देनजर न रखकर, इन सीमाओं को हटाकर यदि हम इस पुस्तक का अध्ययन करें तो भी हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण बनती है। ये तो समझने की बात है कि आयने अकबरी की रचना, आयने अकबरी का लिखा जाना मुगल सम्राट के संरक्षण में हुआ, यानी शासन के द्वारा प्रायोजित यह
कार्रवाई थी, यह प्रोजेक्ट था। ये जो लिखने का कार्य था, ये एक तरीके से शाही योजना का एक हिस्सा था, और वह भी विशाल शाही योजना का हिस्सा था। आखिर इतने बड़े स्तर पर जो इतिहास लेखन किया जाएगा, वह जब तक शाही वरदहस्त न मिले, शासन का वरदहस्त न हो, तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि आंकड़े इकट्ठा करना, फरमान, विभिन्न तरह के आदेश, विभिन्न तरह की शाही सूचनाएं, इन सब का समायोजन करना, इन सबको पाना और इनका समायोजन करना, ये तभी संभव है जब मुगल सम्राट का संरक्षण इनके रचयिताओं को मिला हो। और आखिर लिखने की प्रेरणा भी चाहिए, तो जो प्रेरणा इन लोगों को, इनके लिखने वालों को, और मूल रूप से अबुल फजल को जो मिली होगी, वह शासन से ही मिली होगी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से इस पुस्तक का अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करना, एक ऐसा चित्र सामने रखना था जो ये बता सके, यह स्पष्ट कर सके कि शक्तिशाली सत्ताधारी वर्ग द्वारा सामाजिक मेल जोल को प्रोत्साहन दिया जाता था। दूसरे शब्दों में, इस पुस्तक को पढ़ने वाले पाठक बार बार ऐसी अनुभूति पाएंगे मानो जो शासक वर्ग है, जो इस्लामिक है या मुगल बादशाह जो हैं, उन लोगों का इस सतत प्रयास रहा होगा कि समाज जुड़ा रहे, समाज में मेल जोल रहे, समाज में एकता रहे। और इसीलिए तो मिश्रित सभ्यता का जो चित्र जिसका मैंने ऊपर किया है उल्लेख, वह इसको पढ़ने के बाद दिखता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इस बात को स्पष्ट करना अपने ऐतिहासिक लेखों में, अभिलेखों में, कि सामाजिक मेल जोल को प्रोत्साहन दिया जाता था, यह एक विशेष बात है। वास्तव में आईने अकबरी की रचना सत्ताधारी वर्ग के दृष्टिकोण से रखी गई थी। ये बात तो स्पष्ट है कि शासन के द्वारा प्रायोजित यह जो विशाल कार्य चल रहा था, इसमें निश्चित रूप से शासन को ध्यान में रख के लिखा गया होगा, यानी शासन का प्रभाव इस पर अवश्य दिख रहा होगा। उदाहरण के लिए इसके लेखक ने एक जगह लिखा है कि मुगल राज्य के विरुद्ध किसी बगावत अथवा किसी भी प्रकार की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का सफल ना होना पहले से ही निश्चित था। मैं पुनः दोहराता हूं कि एक जगह आईने अकबरी में सत्ताधारी वर्ग का पक्ष लेते हुए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है कि मुगल राज्य के विरुद्ध किसी बगावत का अथवा किसी भी प्रकार की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का सफल ना होना पहले से ही निश्चित था। किसी तरह का विद्रोह, किसी तरह का विरोध नहीं होगा, ये तो पहले से ही निश्चित था, ऐसा अबुल फजल का कहना है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि किसानों को सत्ता या सत्ता से जुड़े वर्ग के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं था? इसका क्या अर्थ है? और खासकर तब जब ये लिखा जा रहा है कि पहले से ही उनकी पराजय निश्चित थी, विद्रोहियों की पराजय, विरोधियों की पराजय, बगावत करने वालों की पराजय पहले से निश्चित थी, तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? यही कि किसानों आदि को या शाही वंश को छोड़कर, शाही लोगों को छोड़कर, शाही वर्ग को छोड़कर अन्य लोगों के द्वारा किए गए किसी भी तरह के विरोध को, किसी भी तरह की ज्यादतियों के विरुद्ध आवाज उठाने का उनको अधिकार ही नहीं मिलेगा। यदि ऐसा कोई करता तो उसे कठोर दमन का शिकार होना पड़ता था। आईने अकबरी के आधार पर किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इतिहासकारों को समकालीन अध्ययन या अन्य ग्रंथों का
तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। जो उदाहरण मैंने दिया अभी, इस उदाहरण से ऐसा लगता है कि ये प्रायोजित पुस्तक थी और प्रायोजित होने के कारण इसमें सरकार के शासन के, मुगल सत्ता के पक्ष में ही सतत रूप से लिखा जा रहा है और इसीलिए विरोध आदि की तो बात ही दूर, ऐसा इससे परिलक्षित होता है। इसलिए एक चेतावनी भी मैं यहाँ देना चाहूँगा, जैसा कि विद्वान इतिहासकार भी देते हैं कि आईने अकबरी में लिखी गई बातों को या आईने अकबरी में से के उद्धरणों को किसी निष्कर्ष के रूप में लेने से पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो उद्धरण हैं, ये जो बातें हैं, वह किसी अन्य स्रोत में भी हों, इसके कुछ एविडेंस हों, इसके कुछ और हमारे पास सबूत हों जिससे ये साबित होए कि यह बात वास्तव में सच है जो आईने अकबरी में लिखी गई है, और यदि सच है तो इतिहास का उसे अंग मान लिया जाए। आईने अकबरी की एक दिक्कत और है। एक तो यही है कि शाही प्रायोजित योजना होने के कारण संभावना है कि वह शासन का ही पक्ष लेते हुए लिखे। दूसरी जो इस पुस्तक की दिक्कत है वो है कि कई जगह ऐसा देखा गया है कि जोड़ घटाना आदि सही नहीं है, गलतियां भरी हैं, गलतियां बहुत जगह हैं। एक और मैंने आपको बताया कि आंकड़ों से भरी हुई है ये पुस्तक। तत्कालीन सांख्यिकी, तत्कालीन समाज का, आर्थिक समाज का डेटा इसमें बड़े विस्तार से है, पर दुर्भाग्य से ऐसे अनेक उदाहरण इस पुस्तक में हैं जिसमें जोड़ आदि की गलतियां पाई गई हैं, जोड़ सही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करें? पहली बात तो यदि जोड़ गलत हैं तो भी यह बात तय है कि कुछ तो अंदाज इन आर्थिक संख्याओं से हो जाता है, तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था का। इतिहासकारों का तो कहना है कि ये एक तरीके से अंक गणित की छोटी सी भूल है, इसे ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। जोड़ गलत होने से जो अंक वगैरह दिए गए हैं वे गलत नहीं साबित होते, मात्र जोड़ ही गलत साबित होता है, तो उसे सही कर लिया जाए और फिर उसका विवेचन किया जाए, ऐसा साहित्यकारों का कहना है। पर सच्चाई तो ये है कि बहुत से इसके जो जोड़ हैं वह गलत हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये जो गलतियां हैं जोड़ घटाने की, ये बड़ी सामान्य गलतियां हैं, और उस समय तो ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी, कैलकुलेटर या कंप्यूटर, जिसके आधार पे ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की गलतियां ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों का कहना है कि इन गलतियों को ज्यादा तूल न दें। इन तथाकथित गलतियों के कारण इस पुस्तक की ऐतिहासिक उपयोगिता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यह पुस्तक उतनी ही उपयोगी रहेगी है जितनी हम इसे मानते आए हैं। तीसरी बात जो एक तरीके से इस पुस्तक के उपयोग की समस्या है वह है कि आईने अकबरी की एक सीमा यह है कि इसके जो आंकड़े हैं वे समान नहीं हैं। यानी किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थल, किसी एक जगह का कर की दर यदि एक रकम दी गई है तो दूसरी जगह, उसी स्थल, उसी जगह, उसी व्यक्ति का कर शायद दूसरा दिया गया है। इस प्रकार इस तरह की असमानताएं भी इस पुस्तक में पाई गई हैं। तो ये समस्या, इसके संख्यात्मक आंकड़ों में समानता ना होना, ये भी इस पुस्तक की एक समस्या तो है। दूसरा, सभी सूची के आंकड़े एक पद्धति के अनुसार नहीं किए गए हैं। यानी जो आंकड़ों को इकट्ठे करने का तरीका है, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आंकड़े
अलग अलग तरीकों से एकत्रित किए हुए हैं, ऐसा ऐसा दिखता है। और यदि अलग तरीकों से एकत्रित किए जाएंगे तो उन सब को एक ही तराजू में तौलने में कठिनाई होगी और उचित भी नहीं होगा। अनेक प्रकार की विषमताएं, अनेक प्रकार के विरोधाभास इसमें दिखाई देते हैं। इसीलिए उदाहरण के लिए अनेक प्रांतों और सूबों में जमींदारी की जाति के संबंध में बड़ी विस्तृत सूचनाएं दी गई हैं, काफी विस्तार से लिखा गया है इनकी जातियों के बारे में। लेकिन कुछ प्रांतों में ऐसा कोई संकलन ही नहीं हुआ। उदाहरण के लिए बंगाल, उड़ीसा, आखिर ये संकलन वहां का क्यों नहीं हुआ? ये प्रांत कैसे अछूते रह गए? और इनके द्वारा जाति संबंधी जानकारी न दिए जाने से जो पुस्तक की जो जानकारी है वह एक तरीके से अधूरी रह जाती है, अपर्याप्त रह जाती है, और कई बार तो इसका गलत निष्कर्ष भी निकल जाता है। तो इस तरीके से इसकी तीसरी समस्या इस पुस्तक की यही है, असमानता, जानकारियों की असमानता। और यह प्रश्न भी उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बंगाल और उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों की जातियों की जानकारियां एकत्रित नहीं की गईं? इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या कारण रहे होंगे, और ऐसा हुआ क्यों? चौथी समस्या इतिहास लेखन में स्रोत के रूप में आईने अकबरी को लेकर जो है वो है कि इसमें प्रांतों से, राज्यों से, जो मैंने 12 प्रांतों का जिक्र किया, तो इन प्रांतों से लिए जाने वाले राजकोष संबंधी आंकड़े बड़े विस्तार से हैं। यानी राजस्व या राजकोष के लिए जो भी कर लिया जाता था, जो भी संपत्ति, जो भी धन शासन के द्वारा लिया जाता था, उसका तो बड़ा विस्तार से वर्णन है। भले ही कुछ खामियां हों, पर वर्णन तो है और पूरा प्रयास किया गया है कि विस्तार पूर्वक हो। परंतु समस्या तो ये है कि जहां से ये कलेक्शन किया गया, जहां से राजस्व लिया गया, जहां से राज्य कोष में धन गया, वहां के क्षेत्रों के मूल्य और मजदूरी जैसे कोई मापदंडों पर प्रकाश नहीं डाला गया है। आप समझ सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से मजदूरी की दर अलग अलग हो सकती है। उसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत भी, अलग अलग मूल्य भी हो सकता है। क्या ऐसा नहीं रहा होगा तत्कालीन समाज में? इस बात पर कोई प्रकाश इसमें नहीं डाला गया है। जबकि सब जगह की दरें लिखी गई हैं, सब जगह का कर के बारे में विस्तार से, राजकोषीय कर के बारे में विस्तार से विवरण तो है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इनके मापदंड क्या थे, किस आधार पे इतना कलेक्शन हुआ, किस आधार पे नहीं हुआ। तो उन्हीं क्षेत्रों के मूल्य एवं मजदूरी जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर समुचित प्रकाश न डालना भी आईने अकबरी में एक समस्या जोड़ देता है। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्पष्ट कि इतिहासकारों को वहाँ तत्कालीन समाज का जो जीवन स्तर है ये जानने में बड़ी तकलीफ हो रही है। आंकड़े तो मिल गए, पर ये आंकड़े कई बार गलत हैं, कई बार असमान हैं। और एक समस्या जो अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वह है कि ये स्पष्ट नहीं होता इन आंकड़ों से कि इनका पैमाना क्या है। विचार, ये जो काल की बात कर रहे हैं, इसमें कृषि संबंधों के इतिहास का जो इतिहासकार पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जो इतिहासकार लिख रहे हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तत्कालीन जो जन सामान्य था उनका जीवन स्तर कैसा था। इस आईने अकबरी, इस पुस्तक से ये जो महत्वपूर्ण जानकारी
मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती, और इस प्रकार उस हद तक आईने अकबरी एक इनकम्प्लीट पुस्तक मालूम होती है। पांचवी और अंतिम समस्या इस पुस्तक को लेकर, आईने अकबरी के प्रयोग को लेकर, आईने अकबरी को मुख्य स्रोत मानने के लिए जो एक और समस्या है वह है कि ये लेखन की, इतिहास लेखन की विशाल शाही परियोजना के अंतर्गत ये लिखा गया। आईने अकबरी का जो लेखन है वह शाही परियोजना थी, और शाही परियोजना होने के कारण ऐसी संभावना है कि जो इसके लेखक हैं, इसके जो रचयिता हैं, ये अधिकांश समय राजधानी में रहते हुए रहे होंगे। राजधानी में रहते हुए उन्होंने लेखन किया होगा, और इसमें जो सूचना दी गई है मूल्यों की, मजदूरी की, वो भी संभवतः राजधानी या उसके आसपास के क्षेत्र की ही होगी। दूसरे शब्दों में, इसके दिए गए आंकड़े संभवतः पूरे साम्राज्य का विस्तृत आर्थिक विवरण नहीं कर पाते। आगरा और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है, वहीं के बारे में, वहीं के मूल्य, वहीं के मजदूरी, इसके बारे में विस्तार से दिया गया है, और इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि यह शायद इसलिए हुआ क्योंकि जो शाही परियोजना थी, जिसके लिए कुछ अधिकारी चिन्हित किए गए थे, इन्होंने यह कार्य दिल्ली राजधानी उसके आसपास बैठ के लिखी है। इस तरह देश के जो दूसरे भाग थे, इनके आंकड़ों की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। देश के दूसरे भागों के, दूसरे प्रांतों के जो आंकड़े दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, जो सांख्यिकी शामिल की गई है, वो कुछ इसकी जो उपयोगिता है, इसकी जो उचितता है, वह एक तरीके से सीमित हो गई है। किस हद तक हम विश्वास करें इन आंकड़ों को जो बाहर से मंगाए गए और जिसे संकलित दिल्ली में किया गया या राजधानी में किया गया, क्योंकि इसमें देश के अन्य भागों के प्रचलित मूल्य और मजदूरी आदि का कोई उल्लेख नहीं है। जो मजदूरी और मूल्य आदि का जो उल्लेख है वह आगरा दिल्ली के आसपास के ही क्षेत्र का है। तो क्या आगरा दिल्ली के आसपास के मूल्यों और मजदूरी को हम देश के विभिन्न भागों के, अन्य भागों के लिए मापदंड का उपयोग कर सकते हैं? यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी दृष्टि में, ऐसी स्थिति में आईने अकबरी के आंकड़े काफी गलत साबित होंगे। तो इस प्रकार देश के अन्य भागों में प्रचलित मूल्य और मजदूरी की दरों की जानकारी न होना इस पुस्तक की एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी समस्या है, आर्थिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी समस्या है। उल्लेखनीय है कि इन समस्याओं के बावजूद आईने अकबरी को एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। समस्याएं अपनी तरफ हैं, इस पुस्तक में दी हुई जानकारियों में खामियां एक अपनी तरफ हैं, इसमें कुछ गलतियां, जोड़ तोड़, समानता असमानता, निश्चित रूप से इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह पुस्तक किसी अन्य पुस्तक से 19 हो। जैसा मैंने पूर्व में कहा, ये ऐसी बहुत कम पुस्तकों में से एक है जिन्होंने राजनैतिक घटनाओं, शाही दरबार के दृश्यों और इनके विवरणों को कम स्थान देकर आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा प्रकाश डाला है। साथ ही साथ इस पुस्तक के पाठक को यह महसूस होता है कि ये जो तत्कालीन समाज था,
एक तरीके से मिश्रित सांस्कृतिक व्यवस्था का उद्भव हो रहा था। मिश्रित सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था बढ़ चली थी और ऐसा परिलक्षित होना स्वयं में इस पुस्तक आईने अकबरी की सफलता साबित करता है। इसमें संकलित जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं वे निश्चित रूप से उस समय के काल के इतिहास के बारे में हमें पुनर्निर्माण करने में बड़ी मदद करती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आंकड़ों के दोष को हटा दें या शाही प्रायोजना की बात करें उसके बावजूद भी